वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, अभी मोदी साहब पोलैंड गए हुए हैं। उसके बाद मोदी साहब यूक्रेन की विजिट करेंगे। इससे पहले मोदी साहब ने रशिया की विजिट की थी। मोदी साहब की ये विजिट पोलैंड और अब यूक्रेन युद्ध के दौरान वो भी, इसके क्या मायने हैं? उन्होंने ऐसी विजिट क्यों की? क्या मोदी साहब ही एकमात्र ऐसे विकल्प हैं जो ये युद्ध रुकवा सकते हैं? इस सब की पृष्ठभूमि को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने रक्षा विश्लेषक कर्नल आर एस सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। सर, पहले तो ये समझाइए, मोदी साहब की रशिया विजिट हुई, उसके अब कुछ समय बाद मोदी साहब पोलैंड और यूक्रेन जा रहे हैं। तो पहले तो इसकी सारी पृष्ठभूमि हमें दर्शकों को भी और हमें समझाइए, क्या है सर? हाँ, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और जब आप पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो आप भू राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं कि ये दुनिया के ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या संदर्भ है और हमको इसको सामरिक रूप से अपने भारत के पर्सपेक्टिव से इसको सामरिक रूप से किस तरीके से देखना चाहिए। तो पहली बात तो आपको मैं शुरुआत में बता दूं कि हमारे लिए एक बहुत गर्व की ये बात है कि आज पूरी दुनिया में, यानी कि वो पश्चिमी देश हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, ये सब जो अंतर्राष्ट्रीय समूह जो है देशों का, उनको ये विश्वास है कि अगर कोई ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कहिए या वॉर कहिए, इसमें अगर कोई मध्यस्थता करने की स्टेचर रखता है या काबिलियत रखता है तो वो है नरेंद्र मोदी। ये बड़े गर्व की बात है कि आज रशिया भी उन पर भरोसा करता है, यूक्रेन भी भरोसा कर रहा है, पोलैंड जो कि क्रिटिकल है ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन के लिए, वो भी हमारे भारत के ऊपर में बड़ी उम्मीद की नजर से देख रहा है। और अगर पश्चिमी देशों का अगर इसमें सैंक्शन नहीं होता, मतलब अगर उनकी हाँ हामी नहीं होती, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये संभव नहीं था। इसका मतलब उनका भी इंटरेस्ट है। इसमें उनका इंटरेस्ट तो है ही, उनका भी कहीं ना कहीं उनका भी इस पूरा सपोर्ट। हर ठीक है। चीजें कूटनीति में बताई नहीं जाती हैं, हम तो इसी के लिए, इसी विश्लेषण के लिए हम बिल्कुल। बैठे हुए हैं। तो देखिए ये शुरुआत में मैं दर्शकों को बता दूं कि इसकी अहमियत जो है, ये मोदी साहब की एक विजिट, एक वॉर जो मतलब एक वॉर टाइम, ये इसको सही तरीके से हमारे देशवासियों के समक्ष इसका विश्लेषण करके नहीं पेश किया गया। और आज जब पूरी दुनिया में ये जॉर्ज सोरस का वो सब खेल चल रहा है, आपने बांग्लादेश में देखा, बिल्कुल। और बांग्लादेश में बता दूं, आपके साथ बैठ के मैंने उसके भी समीक्षा की थी, वो कुछ नहीं, ये कू करवाया है मोहम्मद यूनिस ने, इस बुढ़े ने। अभी तो उसके खिलाफ भी चल रहा है ये मामला। उस बुढ़े ने करवाया है। ये बुढ़ा, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, ये सब एक कैटेगरी के आदमी, समझे कि नहीं? उसने कू करवाया था। और अभी जो आप पाकिस्तान में देख रहे हो वो भी जॉर्ज सोरोस के द्वारा ही है। यूक्रेन में जो हुआ उसमें जॉर्ज सोरोस का बहुत बड़ा हम्म। हाथ है। मणिपुर, म्यांमार में जो आप देख रहे हो उसमें जॉर्ज सोरोस का बहुत बड़ा हाथ है। और भारत में भी बहुत कुछ करवाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अपने देशवासियों को सचेत करना चाहता हूं कि ये जो भी आपका ये राहुल गांधी जो बकवास करता है, और जो वो ऐसे ऐसे वो कॉन्स्टिट्यूशन वो दिखाता है, और वो कहता है कि मैं केरोसिन डाल दूंगा और पूरे देश में आग लगा दूंगा, वो नहीं बोल रहा है। जॉर्ज सोरस की भाषा वो बोल रहा है। और उसमें तो कोई आपको है नहीं कि जॉर्ज सोरस के आदमी इसके वो भारत, सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा में थे। तो ये बात मैं मतलब लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। तो इस ये हमारे लिए जो यूक्रेन
और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑब्लिक वॉर जो है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो शक्तियां वहां पर हावी थी, वही शक्तियां हम पर भी हावी थी। वो युकोनोविच जो था पहले, जो वहां का प्रेसिडेंट, आपको मालूम है, ये तो आप अभी ढाका की बात कर रहे हैं जहां पर ये घुस गए थे शेख हसीना के घर में। उसके पहले आप कोलंबो में देखे थे आप, वो राजा पक्षे के उसमें। उसके बाद ये क्या कहते हैं, यूक्रेन में भी ऐसे ही हुआ कि ये सारे प्रेसिडेंशियल पैलेस में ये घुस गए थे। यहाँ भी तैयारी थी अरविंद केजरीवाल को 2014 में पूरी तरह घुसाने की। फिर ये किसान आंदोलन में उसको घुसाने की पूरी तैयारी थी। अमेरिका तक नहीं बच पाया था ऐसे। हाँ, तकरीबन तकरीबन उस दहलीज तक जो पहुंच गए थे। ठीक, तो ये मैं कह रहा था, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप ग्लोबल जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सब पर असर डालता है। अब देखिए इसकी इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये है, ये आपका है रशिया और ये है यूक्रेन। तो ये पूरे यूरोपियन लैंड मास पे, ठीक है ना। ये स्कैंडिनेवियन का जो कंट्रीज का जो लैंड मास है उस पर ये करता है। पूरे मतलब ये साउथ एशिया लैंड मास पे करता है, वेस्ट एशिया लैंड मास पे करता है, ठीक है ना। ये चाइना को इम्पैक्ट करता है, और ये फिर इधर साउथ ईस्ट एशिया को लैंड मास पर इम्पैक्ट करता है। तो पूरे दुनिया के लैंड मास पे ये करता है। और इसके अलावा जो क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स, आप ये देखिए यहाँ पर जो आप देख लेंगे ब्लैक सी के थ्रू जो मेडिटेरेनियन में आता है, इस लैंड मास को मैरीटाइम डोमेन को इम्पैक्ट करता है। और फिर ये रेड सी का, रेड सी, सुएज कैनाल वगैरह, जी ये सारा। तो आप जो देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो आज इजराइल और ईरान को लेके जो वेस्ट एशिया में, वो भी कहीं न कहीं क्या डायरेक्टली उसके साथ जुड़ा हुआ है जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। और ये दुनिया की फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस सब पर असर पड़ रहा है भाई। जो ये पूरा जो रशिया से सप्लाई था, यूरोप के सारे जो एनर्जी सप्लाईज थे वो सब तोड़ दिए गए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और उसके बाद जो यूक्रेन और इससे जो रशिया से जो फूड सप्लाई होता था वो डिसरप्ट हो गया। कितने देश है अफ्रीका में और कई जगहों पे, इजिप्ट जैसा देश, जो कि बिल्कुल अनाज के लिए 100% यूक्रेन पे डिपेंडेंट और फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है। तो ये असर, अब एक वो बहुत बड़े वो स्ट्रैटेजिक थिंकर थे मैकिंडर, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि देखिए ये जो ईस्टर्न यूरोप जहां भी पोलैंड और इस एरिया में गए थे, ये गए हैं, उन्होंने कहा था कि जो इस ईस्टर्न यूरोप को रूल करता है वो हार्टलैंड को कमांड करता है। जो मैंने बोला, ये पूरे हार्टलैंड को कमांड करता है। और जो हार्टलैंड को कमांड करता है, अगर पूरी दुनिया को आप एक द्वीप माने तो वो द्वीप को कमांड करता है। और अगर वो वर्ल्ड आइलैंड को कमांड करता है तो वो पूरी दुनिया पे कमांड करता है। दैट इज वाई इट इज सो क्रिटिकल। तो ऐसे समय में ये गए हैं। और मोदी साहब जब गए हैं तो अभी देखिए, जस्ट 6 अगस्त को यूक्रेन का एक ऑफेंसिव हुआ। उनका दावा है कि हम 25 से 30 किलोमीटर हम अंदर जा चुके हैं, करीब 1300 किलोमीटर, लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर के बीच में। वो कहते हैं हमने एरिया कब्जा कर लिया है, ठीक है ना। और रशिया ने अपने जो कुछ सिटीजन्स थे उनको इवैक्यूएट किया है। तो कई लोगों का मानना है और मेरा भी ये मानना है कि ये एक तरह का, ये रशिया ने ट्रैप डाल दिया, उनको अंदर आने दिया। और अंदर आके आपको तो मालूम है कि ये जितना आपको पूरा रशियन टेरिटरी जो है ना वो फ्रिजिड जोन में, आप ऑपरेशन बारबरोसा याद कीजिए, ठीक है ना। जब वो अंदर आते हैं तो वो पूरा मतलब, जब बर्फ का भी सितंबर अक्टूबर से बर्फ शुरू हो जाएगी,
उसके उसके हिसाब से। और दूसरा क्या है कि डिप्लोमेटिकली अभी रशिया की विक्ट्री हुई, अब आप पूछेंगे कैसे, ये जीत कैसे हुई, तो उन्होंने अंदर आने दिया है और कोई घबराहट नहीं। आप अगर ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात हो गई होती, आप टेरिटरी लूज कर रहे हैं, तो वो तो पुतिन तो बेफिक्र होके वो अजरबैजान के दौरे पे, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसको कोई परवाह नहीं परवाह है, नहीं। परवाह नहीं। तो इनको आने आने दिया है। और क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जो जितने जो सिंपैथी था, वो सिंपैथी अभी तक यूक्रेन बटोरने की कोशिश कर रहा है। हाय हाय हम तो मारे गए, क्या अटैक हो गया हमारे रशिया ऊपर। ने ये कर लिया, हाँ। 30% हमारे टेरिटरी ले लिया है, पूरी दुनिया हमको ये करो, ये तो डेविल है। मोदी साहब जब रशिया का दौरा किया तो उसने कहा ये तो शैतान की कंपनी में है। भारत भारत तेल ले रहा है रूस से, उस और उसके बदले में हमारा खून चूसा जा रहा है ना, इत्यादि इत्यादि है। तो वो जो सिंपैथी फैक्टर जो था, वो सिंपैथी फैक्टर अब उलट गया है। अब रशिया कह रहा है कि अब तो ये देखो हमारे अटैक किया इसने। हमारे तो अस्तित्व का सवाल है, हाँ। और हम अपने को बचाने के लिए हम तो कुछ भी करेंगे, और कोई भी देश कुछ भी करेगा। और ये अगर ऐसा है तो हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने लोगों के हिफाजत के लिए, अपनी टेरिटरी के की हिफाजत के लिए, अगर जरूरत पड़ा तो हम न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ। अभी तक तो उसको बहाना नहीं था न्यूट्रलिटी। अच्छा, बीच में आपने एक और वो पढ़ा होगा, सुना होगा कि रशिया ने कहा है कि यूक्रेन जो है वो केमिकल वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के लिए कोई भूमिका तैयार की गई है, की जा रही है? क्योंकि भाई अगर ये एक बात मानिए, आप एक लड़ाई है और ये प्रॉक्सी वॉर है, जो लड़वा रहा है उसको कोई वो बैठा हुआ है, मैंने कहा ना कि वो अमेरिका में बैठा हुआ है 12,000 किलोमीटर, अटलांटिक तो पार। ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। और रशिया इज सफरिंग ऑन ए डेली बेसिस। ये कब तक चलता रहेगा साहब? कोई अंत तो होगा इसका। बिल्कुल। अंत कैसे ये करेगा? अंत कैसे होगा, मुझे ये कोई समझा दे इसको। अंत तभी होगा जब तक कि कोई ऐसा थ्रेट न किया जाए, या कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव न इस्तेमाल किया जाए कि उससे ये लोग डर के, घबरा के इस नतीजे पे पहुंचे कि अब ये प्रॉक्सी वॉर को खत्म करना जरूरी है। और ये लड़ाई जो है, ये आप लोग सब समझिए जितेंद्र जी, कि जो अमेरिका, हम कहते हैं ना कि उसने अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाए, इराक में कुछ नहीं कर पाए, उधर वियतनाम, अमेरिका कभी ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ाई नहीं करती है। उन्होंने थोड़ी इलाका कब्जा करना है, उन्होंने देश थोड़ी कब्जा करना है। वो लड़ाई की अवधि वो तय करते हैं कि इतने दिन तक हम चलाएंगे, और इतने दिन में हमारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका जो शेयर बाजार है, उसका जो रिलेटेड शेयर बाजार है वो चलता रहेगा। ठीक है ना? तो अभी मान लीजिए कि उन्होंने अनाउंस किया कि हमने $100 बिलियन यूक्रेन को दे, तो पैसा थोड़ी दे रहे वो यूक्रेन को, वो कह रहे हैं कि हम तो कोई देंगे, हथियार देंगे। और वो हथियार कहां बन रहे हैं? अमेरिका में। अमेरिका में। अब वो जो उनके जो मिलिट्री एंटरप्राइजेज है वो चल रहे हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उनका चलता रहता है। तो दिस होल कंट्री इज अ माफिया, समझे कि नहीं? ये माफिया है। और तो पुतिन साहब ने बहुत कोशिश की, चाइना भी गए, वियतनाम भी गए, इंडिया से भी मिले, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी तरीके से इसका अंत किया जाए। अब ये जब ऑफेंसिव हुआ है, तो जो मैं सिंपैथी वेव की कह रहा था कि जो ये वेस्टर्न मीडिया जो है ना, वो ओवरबोर्ड चली गई, वो इस ट्रैप को नहीं समझता। अरे अब यूक्रेन ऑफेंसिव में है,
अब जो हथियार गए हैं ना वो तो कमाल कर देंगे, मतलब रशिया में, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो उससे क्या हुआ कि जो सिंपथी जो था इनका वो dwindle करने लगा हम्म। यूक्रेन के पर। अच्छा, अभी तक क्या है ये भी आप समझ लें कि अभी तक तो बाइडेन था। हम्म। बाइडेन अमेरिका नहीं चला रहा। ऑब्वियस सी बात है जी हाँ, साहब। नहीं नहीं, उसको हाँ। उसको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, बाइडेन को। वो कभी गिर जाता है, कभी भूल जाता है, कभी गलत जहाज पे चला जाता है। अ, सब उल्टे पुल्टे काम, हम्म। मतलब जिसको हम कहते हैं ना, क्या हमारे यहाँ की सठिया गया। हाँ, तो वो पहले ही से जब प्रेसिडेंट बना था तो उनको मालूम था कि ये सठियाया हुआ आदमी है। तो उन्होंने एक ऐसे को वो बनाया, कमला हैरिस को, कि ये बुढ़ा मरेगा तो ये भी हमारे। अब पीछे से पूरा जो अमेरिका को चला रहा है वो है बराक ओबामा और क्लिंटन, दोनों हस्बैंड वाइफ। वो चला रहे हैं, ठीक है ना। और वो इनका जो मेन एक पॉलिसी जो एपरेटस है उसमें जॉर्ज सोरोस और उसके गैंग का बहुत बड़ा मुंह, ठीक है ना। वो तो साफ कहते हैं कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है डेमोक्रेट्स का, वो जॉर्ज सोरोस के मतलब उससे जो थॉट है उससे अलाइंड है, ठीक है। तो अभी तक तो बाइडेन इसका समर्थक था। अब एक और डर सता रही है इन लोगों को कि ये ट्रम्प आएगा तब क्या होगा, हम्म। ठीक है। तो मोदी के टाइमिंग और विजिट में ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ रहे हैं। और देखिए, मैंने 6,000 न्यूक्स की बात की ना, ये मत भूलिएगा कि अमेरिका अगर जापान को न्यूक नहीं किया होता, न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल किया हम्म। होता, वो कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। सही बात, बिल्कुल सही कर, बिल्कुल। और और तभी तो बात। और रशियंस का भी लोग है ना कि भाई हम 6,000, हम क्या हम परपेचुअली ये लड़ते मतलब हम लड़ते रहे। हाँ। और वो भी तुम जब चाहो तो लड़ाई को धीमी कर दो, जब चाहे तेज कर दो, जब चाहे तुम उसको बंद कर दो, जब चाहे शुरू कर दो। ये प्रॉक्सी वॉर 12,000 किलोमीटर बैठे हुए, तो हम तो हर चीज इस्तेमाल करेंगे। तुमने हमारे तेल का सप्लाई रोक दिया, तुमने वो कर दिया, और मतलब पूरी दुनिया से सैंक्शन लगवा दिए। तो इसीलिए ये लड़ाई जो है एक बहुत ही क्रिटिकल मोड पे है, और इसीलिए मोदी साहब का सर्विसेज को जो है वो लिया जा रहा है। और वो ऐसे ऐसे ही ये वो वॉर टाइम में इस तरीके से कोई विजिट मतलब होता हम्म। है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब क्या है कि आपको तो मालूम है कि पोलैंड का इसमें क्या अहमियत है। मैंने बोला ना कि पोलैंड भी, आप यूक्रेन रशिया उसको जो कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन बिना पोलैंड फैक्टर को एड्रेस किए हुए आप नहीं कर सकते, क्योंकि पोलैंड जो है उसका यूक्रेन के साथ करीब 529 किलोमीटर बॉर्डर है। ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं। पहला कंट्री था 91 में जिसने कि यूक्रेन को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दिया था। कुछ सालों के बाद उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई, ठीक है ना। और अभी जब ये 2022 को, जब ये रशिया की फौजें जब ये बिल्डअप होने लगी यूक्रेन के खिलाफ, तो इन्होंने धड़ाधड़ सब वेपन्स वगैरह इसको सप्लाई करना शुरू कर दिए। नौ नौ जब लड़ाई शुरू हो गई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, तो 9 इन्होंने रिसेप्शन सेंटर्स वो किए। एक आंकड़े के मुताबिक मतलब समझिए कि 2.25 करोड़ क्रॉसिंग्स हुए फ्रॉम यूक्रेन से फ्रॉम यूक्रेन टू 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 पोलैंड। टू पोलैंड, ठीक है ना। इधर से भी फिर बाद में हुए हैं अबाउट 1.4 करोड़ क्रॉसिंग्स हुए हैं। तो मोदी साहब इसके बाद कीव भी जाएंगे, जो यूक्रेन हम्म। का कैपिटल है, ट्रेन से जा रहे हैं। हम्म। और ये बहुत बड़ी बात कि जब सबसे क्रिटिकल जंक्चर पे युद्ध है, उस समय कीव का दौरा कर रहे हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल अभी सही भी बात। कभी कभी कीव में वो हम्म। मिसाइल और ये ड्रोन्स, हम्म। वही वही है वॉर, एक तरह से वो भी वॉर जोन में ही आप उसको कंसिडर करेंगे।
और बाकी हमारे यूक्रेन से रिश्ते अगर बहुत गर्म जोशी वाले ठीक ठाक रहे हैं। JNK में उनका बड़ा सपोर्ट रहा है। उनका यूक्रेन का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि भाई इसको शिमला समझौते के अंदर अंतर्गत इसका हल आपको ढूंढना चाहिए। जो हमारा परमानेंट मेंबरशिप का तो उन्होंने डायरेक्टली वो नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई UN का रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। बाकी जहां तक हमारा क्रीमिया के इशू पे, जब क्रीमिया को उन्होंने कब्जा किया था 2014 में रशिया ने, तो उस समय हमने अब्सटेन किया। तो ताल्लुकात हमारे कीव के साथ भी मतलब यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। और जहां तक पोलैंड का सवाल है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1954 में स्थापित हुए थे। 55 में नेहरू जी गए थे, ठीक है, पोलैंड। पोलैंड में। हमारे एम्बेसी 1957 में खुला था। तो 55 में नेहरू जी गए थे, 1955 में, 1969 में मिसेस गांधी गई थी, ठीक है, और मुरारजी देसाई गए थे 1979 में, ठीक है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि ये विजिट क्यों इतना डिफरेंट? तो वॉर का तो था ही ये कि ये एक तरह के मतलब ये एक वॉर के समय में ये डिप्लोमेसी, ठीक है ना, ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है। देखिए जो पहले 3 विजिट थे, नेहरू 55, इंदिरा 67, मुरारजी 79, ये सब कोल्ड वॉर पीरियड। जबकि पोलैंड एक क्लाइंट स्टेट था सोवियत यूनियन, और हम भी एक तरह से बिल्कुल बाद में एक हाँ क्लाइंट स्टेट ही हाँ बन गए थे, ठीक है ना। तो हम उस समय गए थे, ठीक है। और अगर हम दोनों जब मैं क्लाइंट स्टेट का मैं वो शब्द या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को इससे आपत्ति हो, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल कायम हूँ कि हम उस समय क्लाइंट स्टेट थे। वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, उनकी कमांड इकोनॉमी थी। लेकिन अब जब मोदी जा रहे गए हैं 40 आफ्टर 45 ईयर्स, ही इज गोइंग एज अ लीडर ऑफ ए रियल सॉवरेन कंट्री, बिल्कुल सही बात। जिसकी की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, वो हमने ये कर दिया तय कि पूरे उसमें हमने रशिया से अपने ताल्लुकात नहीं जोड़े, हमने यूक्रेन से भी हमने अपने ताल्लुकात नहीं जोड़े, ठीक है। और हम बिल्कुल यूरोप और US के से बराबरी का वो करके, सभी से बराबरी का एक अपना एक इमेज के साथ ये विजिट हो रहा है। तो अगर मान लीजिए भारत की अगर शाख नहीं होती, तो किसी को तो आपत्ति होनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। रशिया रशिया ऑब्जेक्ट यूक्रेन करता। पोलैंड, रशिया यूक्रेन पोलैंड को छोड़ो, यूरोपियन देशों को होनी चाहिए थी, USA को होनी चाहिए थी, लेकिन किसी को नहीं। वो तो सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल हाँ। आपत्ति नहीं, वो इस मोदी जी के विजिट से कुछ उम्मीद, बहुत ज्यादा उम्मीद है। आई एम 100% श्योर। और ऑस्ट्रिया विजिट से भी, उस पर मैं आऊंगा, ऑस्ट्रिया जब भी गए थे, कि ये विजिट जो है, ये कई चीजें जो मैं कहना कूटनीति में बाहर नहीं आती, बट ही हैज बीन डेजिग्नेटेड ए काइंड ऑफ ए पॉइंट्स मैन। तो ये है। अच्छा, ये 1990 ये 1991 में पोलैंड जो है सोवियत, जब वो कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत यूनियन जब डिसॉल्व हो गया, तो इतनी तेजी से जब ये लोग गए थे तो पूरा वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी थी। अब मोदी जी जा रहे हैं तो कैसे पोलैंड में गए हैं जो कि बिल्कुल डेमोक्रेटाइज्ड है,
जहाँ प्रजातंत्र है, जहाँ पर मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इकोनॉमी है, ठीक है ना। 1999 में नाटो ज्वाइन किया ये पोलैंड पोलैंड। ने, ठीक है ना। और 2004 में यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया, ठीक है ना। पिछले 2 दशक में भारी मात्रा में यूरोपियन यूनियन से भी फंडिंग हुई है पोलैंड की, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ $250 बिलियन। आज आपने शायद भाषण सुना होगा मोदी साहब का, जो पोलैंड में दे रहे हैं। वो दोनों देशों के बीच में इमोशनल कनेक्ट की भी बात है। अब आपको बता दूं ये इमोशनल कनेक्ट क्या है, बहुत संक्षिप्त में बताऊं। वर्ल्ड वॉर टू कैसे शुरू हुई थी? सितंबर 1, 1939 में, जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि रशिया ने, और ये एक इनमें आपस में 17 दिन के बाद रशिया ने फिर पोलैंड पे हमला किया, और इन दोनों ने कहा कि इस देश को बांट। तो ईस्टर्न पोलैंड जो है ये, ठीक है ना, ये रशिया ने ले लिया। वेस्टर्न पोलैंड पे उनका जर्मनी ने ले लिया। जस्ट लेकिन उसके करीब 3.5-4 साल के बाद 1943 में, 4 साल के बाद, जर्मनी ने, हिटलर ने रशिया पर अटैक कर दिया। तो जब रशिया पे अटैक कर दिया तो रशिया और ब्रिटेन दोनों मिल गए, दुश्मन दोस्त बन गए। तो वो बन गए। तो स्टालिन ने क्या किया था कि इस बीच काफी सारे ये जो आपके पोलैंड के जो निवासी थे, उनको, जिन्होंने रेजिस्ट किया था ये रशियन ऑक्यूपेशन को, उसको भेज दिया था साइबेरिया, बहुत ठंड में। तो अब उनके लोगों को तो खैर फिर रिहा किया गया। तो वो तो कहीं फिर से एक सेना बनाई गई उनकी, लेकिन वो भी बच्चे जाए कहाँ। तो उनको सभी जगह दुनिया से नकारा गया, तो उनको रिटर्न कर दिया, कोई एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर जो जो महाराजा थे जामनगर और कोल्हापुर के महाराजा थे, उन लोगों ने इनको शरण दिया, स्कूल खोला उनके लिए, ठीक है ना। और कोल्हापुर में ये कोई 6,000 महिलाएं और बच्चे थे, उनको तमाम सुविधाएं दी गई। तो उनको आज भी उनके नाम से पार्क है पोलैंड में, स्कूल्स हैं। उसके 50वीं साल के बाद एक जो महाराजा ऑफ जामनगर थे, उनको कमांडर क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ पोलैंड, जो हाईएस्ट अवार्ड है, मतलब वहां का वो दिया गया। और बड़ी मतलब उनको बड़े क्या इमोशनल तरीके से याद करते हैं ये लोग आज भी, ठीक है ना। तो उसी की चर्चा आज मोदी साहब ने भी कि भाई हमारा तो आपके साथ इमोशनल कनेक्ट भी है। और देखिए, एक हमारे यहाँ ये एक वर्ग है जो कि महाराजास को, ब्रीफ असाइड, कि गुड महाराजा इनको बोला ना पोलैंड में, ऐसा नहीं था। महाराजा जो हमारे स्टेट्स थे बड़े प्रोग्रेसिव। कई स्टेट्स ने रेलवे लाइन बिछाया, कई स्टेट्स ने मतलब बिजली यहाँ पर ले आए। और अगर भारत की संस्कृति और सभ्यता अगर जहाँ अभी भी जहाँ प्रिजर्व्ड है, उसमें ये महाराजा का बहुत बड़ा योगदान है। और लोग ये ना भूलें कि बी आर अम्बेडकर महाराजा बड़ौदा के पैसे से ही पढ़े। बिल्कुल। हाँ।
ठीक है ना। वाजपेयी साहब महाराजा ऑफ ग्वालियर के स्कॉलरशिप से पढ़े, तो बहुत प्रोग्रेसिव लोग भी थे। और मैं ये नहीं कह रहा कि मोनार्की अच्छा है खराब है, लेकिन डेमोक्रेसी का जो मैं हालत देख रहा हूँ, स्पेशली ये जॉर्ज सोरस वाले इसमें, जहां पे इलेक्टेड सरकार को उठा उठा के फेंकी जा रही है, तो मुझे तो ये जो जो प्रणाली है, वर्तमान प्रणाली प्रजातंत्र की, उस पर भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है। तो ये एक ब्रीफ असाइड था। तो आज पोलैंड में मोदी साहब ने यूएन रिफॉर्म, टेररिज्म, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजों पे बात की। और उनको बड़ा, पोलैंड को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने इंडोलॉजी, हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज जो है, और जो भारत के मतलब संबंध में स्टडीज है इंडोलॉजी, उस पर काफी काम हुआ था पोलैंड में और हो रहा है। उसके लिए बधाई दी, महाराजास की भी बात हुई, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच में एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी होगा, इत्यादि इत्यादि। अब ये जियो पॉलिटिकली ये पूरा यूक्रेन और उसके लिए ये पोलैंड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों यहाँ पर वो गए, मोदी साहब गए। मैं पहले भी इसकी बात जो है, देखिए नाटो का जो ईस्टर्न फ्रंटियर है पोलैंड, ठीक है ना, यूक्रेन के लिए क्रिटिकल सप्लाई लाइन, ठीक है ना। उसके बाद करीब 15 लाख यूक्रेनियन रेफ्यूजीज हैं जो कि पोलैंड में हैं, और यूक्रेन के लिए वॉर टाइम या अदरवाइज ऑल्सो जो नीति जो हम निर्धारित करेंगे यूक्रेन को लेके, उसके लिए हमको पोलैंड को फैक्टर करना बहुत जरूरी है। एक तरह के से वो स्प्रिंग बोर्ड का वो काम कर रही। आज भी जब वो जा रहे हैं कि जब जाएंगे तो वो पोलैंड से ट्रेन से जा रहे हैं। सो दैट इज वाई पोलैंड इज सो इम्पोर्टेंट। तो मैंने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट का अंत बिना रशिया के फैक्टर किए नहीं हो पोलैंड को फैक्टर किए बिना नहीं हो सकता। और एक बात और आप लोग समझ कि ये पूरे यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो वेस्टर्न यूरोप है ना और ईस्टर्न यूरोप, ये जर्मनी, फ्रांस, ये सब वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप, ये चेक रिपब्लिक, ये पोलैंड इत्यादि, इनमें आपस में बहुत मतभेद। जो ईस्टर्न यूरोप जो है, खास करके पोलैंड और ये जगह, वो बड़े समर्थक हैं यूक्रेन, लेकिन क्योंकि ये तो उन्हीं के गर्भ से निकले थे ना, सोवियत यूनियन के गर्भ से। बिल्कुल सर। लेकिन वेस्टर्न यूरोप कहते हैं यार ये कब तक ये अमेरिकन का हम ये बेहूदगी हम ये करते रहेंगे यार, इकोनॉमिकली तो बैठ ही गए। अरे आपने क्या इसका असर हुआ? जर्मनी में आप होटल में ठंडे मर जाओगे ठंड से। आपने देखा ना फ्रांस में जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो पार्क में सो रहा है, मोदी साहब को यहां से एसी भेजना पड़ा, ये हालात हो गए। वो कहते हैं यार ये अमेरिका कहने पे ये क्या पागलपन हमें ये है। तो उनको दे आर नॉट एक्चुअली नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस एक्शन ऑन यूक्रेन, लेकिन ऐसा दबदबा है अमेरिका का, ठीक है ना, मतलब पश्चिम वर्ल्ड में और नाटो में, कि वो इसका कुछ नहीं सकते। लेकिन जो ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो जिसे पोलैंड का मैंने बोला है, वो चाहते नहीं नहीं इसको रशिया को ये बहुत बदमाश, हम इनके साथ थे, बड़े बदमाश लोग हैं, हमको बहुत तंग किया था, ठीक है ना, और हमको इसको छोड़ना नहीं, रशियन वूल को कंट्रोल करो। सो दैट इज व्हाई पोलैंड इज आर, इनका लीडर है पोलैंड। सो दैट इज व्हाई पोलैंड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अभी कीव जा रहे हैं मोदी साहब, मिलेंगे जेलेंस्की से, और पहले भी मिले हैं
कई जगह पे वो G7 मीट में मिले हैं। और अब तो इस समय जा रहे हैं जबकि अचानक जब उसने क्रुस्क पे हमला कर दिया है। और इंटेंसिटी बढ़ गई है युद्ध की उस मामले में। जी, और मैंने कहा कि कुछ लोग कहना कि इसने भी कोई हमला किया है कि ताकि दोनों निगोशिएटिंग टेबल पर आ जाए और बार्गेनिंग। अच्छा, तुम 30% इलाका रशिया ने कब्जा कर रखा। यूक्रेन का। हाँ, तो कुछ निगोशिएटिंग टेबल पे में आ जाए। हाँ, कोई तो तरीका होना चाहिए इस पे। मतलब एक तो इसको क्या कहेंगे, स्केप रूट जिसको कहते हैं। तो स्केप रूट की आपकी भी इज्जत बची रहे, मेरी भी इज्जत बची रहे, अब खत्म करते हैं यार। और वो भी कहे अब तो बाइडेन जाने वाला है। अब आगे पता नहीं, ये ट्रम्प ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। कमला हैरिस ने भी कोई, उसको अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एम्बिवेलेंट पोजीशन रखा हुआ है। ठीक है ना, कि ना हाँ ना क्या करेगी वो नहीं मालूम इसके बारे में। तो उसको लेके भी चिंतित है, दुनिया भी चिंतित है। मैंने कि जैसा कहा, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, ये सारा कुछ अफेक्टेड हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या हुई है कि आप देखिए कि हमको पहले क्या, ये बहुत ज्यादा, आप तो मेरे साथ बहुत दिन से मेरी पहली किताब से एसोसिएटेड हो। इंडिया पाक, इंडिया पाक, इंडिया पाक, जो ये हाइफने वो हाइफनेशन तो कब का खत्म हो गया। आप इंडिया का डिप्लोमेटिक मनूवर स्पेस देखो। बिल्कुल सर, बिल्कुल मोदी साहब के टाइम में तो वाकई। ठीक है ना, आप इंडिया का डिप्लोमेटिक मनूवर स्टेट वो स्पेस देखो। ये कि हम पूरा ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है ना, और इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में मतलब हमारा इतना अहम रोल है। तो ये एक ये है, तो हमारे पास ये, मतलब अब हमको कोई ऐसे बोली नहीं कर सकता कि हम तुमको ये कर देंगे। अच्छा, एक और बात बताओ कि जब ये तमाम सप्लाईज बंद हो गए रशिया से एनर्जी का, जो 50% सप्लाई जो यूरोप को जाए, अभी जो ये जा रहा है इंडिया के थ्रू, और ये अंबानी के वो रिफाइनरी वगैरह, क्या आप सोचते हैं कि ये इसमें बाहरी ताकतों का सैंक्शन नहीं है कि भैया यार ये तो हमने तोड़ फोड़ दे दिया किसी योजना के अनुसार, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, तुम करो, सप्लाई करो। ठीक है ना, इसको हम सैंक्शंस में नहीं डालेंगे। सैंक्शंस में डालेंगे तो हमारा क्या होगा, यूरोप ही मर जाएगा। हाँ ठीक है बिल्कुल। ना, ठीक है। सो उसमें भी कहीं पे ये है, मतलब उनकी क्या बोले, साइलेंट सपोर्ट या साइलेंट एनकरेजमेंट, जो आप इसको कह लो। तो हमारा डिप्लोमेटिक स्पेस बढ़ गया, हमारा डिप्लोमेटिक लैटिट्यूड बढ़ गया है। और साउथ एशिया के हम जो जो हम एक दायरे में फंस गए थे ना, साउथ एशिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये वो, उस बॉक्स को हमने तोड़ दिया। पर सर एक ना क्वेश्चन जो मेरे मन में तंग कर रहा है, ये जॉर्ज सोरोस के जो गैंग के राहुल गांधी और ये सब बकवास करते हैं, मोदी युद्ध रुकवा रहा है यूक्रेन का, यूक्रेन चला गया, मणिपुर जा नहीं सकता, ये जो बकवास करते हैं सर, इनका इनको क्या जवाब देंगे सर? और जब आप लोग को ये भी हैरानी, मुझे थोड़ा सा वो लगा था, अटपटा सा लगा था कि आखिर मोदी ऑस्ट्रिया क्यों गए अभी जुलाई में। अभी ऑस्ट्रिया गए तो वो भी इसी के तहत, एक ये पूरे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व के रेजोल्यूशन में, कहीं पे बातें बाद में आएंगी, ऑस्ट्रिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन का तो मेंबर है, लेकिन वो नाटो का नहीं है, नाटो का मेंबर, और वो रशिया की तरफ इतना हॉस्टाइल है। ठीक है, तो वो भी ये है। और है क्या कि दोनों ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो या पूरी दुनिया, खास करके दोनों रशिया यूक्रेन, कि भाई ये यूएस इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया की दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, ये तय करेगा ये जो इलेक्शन है यूएस का। हाँ। और ये जो
वॉर का जो भी आउटकम होता है, ये तो बहुत पहले से मैं कह रहा हूं कि जो भी इसके नतीजे आते हैं वो ये निर्णय करेगा कि आगे का वर्ल्ड ऑर्डर क्या। हम्म। सो दैट इज वेयर वी मस्ट रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट रोल मोदी साहब प्ले कर रहे हैं। प्ले कर रहे हैं। एक जमाना था जबकि हम ये सब कंट्रीज का तो बॉदर ही नहीं करते थे ना। ये रशिया, मतलब अगर रशिया को भी आप यूरोपियन का लैंड मास में कर में अगर गिनते हैं तो रशिया, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये तीन चार कंट्री के अलावा तो हम तो यूरोप को कुछ समझते ही समझ रहे हैं, बिल्कुल, नहीं हाँ। थे ना। हाँ। उस मोल्ड को उन्होंने तोड़ा है मोदी साहब। और ही हैज विजिटेड यूरोप 29 टाइम्स। तो वही मैंने कहा ना कि उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक दायरा जो है, भारत का जो डिप्लोमेटिक दायरा जो है, ठीक है ना, उसका जो जियो पॉलिटिकल अरेना को वाइडन किया है, अपनी स्ट्रैटेजिक रीच हम्म। को उन्होंने बढ़ाया है। और यूरोप के साथ अगर अच्छे हमारे संबंध न होते, मतलब ये जिस जिस संबंध की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो इंडिया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, उसकी भी बात नहीं होती। बिल्कुल। अब वो मोदी के बिना संभव तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आईमेक जो है, तो ये है इनके विजिट के जो मुख्य बिंदु हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपने मुझसे पूछा कि ये राहुल गांधी एक्चुअली क्या है जो ये बयान देता है ना, ये बयान से पूरे इसका जॉर्ज सॉरोस की बू आती है पूरा। जब बोलता है वो कि हम किरासन है, चारों तरफ किरासन फेंक देंगे, आग लगा देंगे, अगर ही गेव एनफ इंडिकेशंस की अगर बीजेपी को बहुत सीट्स आ जाएगी तो हम मतलब एक तरह से पूरे कंट्री में आग लगा देंगे। टिपिकल जॉर्ज सॉरोस का ये। मणिपुर, मणिपुर क्या है सर, कि ये जान लो कि मणिपुर म्यांमार के साथ लगा हुआ है। अमेरिका का डीप स्टेट जो है वो ड्रग्स के ये ओपीएम ड्रग्स और इसके स्मगलिंग में डीप स्टेट, ठीक है। और इनके लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो गए हैं लैटिन कंट्रीज। इसकी जो बीवी या जो भी है, इसको उसने तो साफ प्रूफ के साथ दे दिया कि इसकी जो एक बच्चे हैं कोलंबियन, इसकी बीवी से, शी इज डॉटर ऑफ अ वॉरलॉर्ड, ये ड्रग वॉरलॉर्ड ऑफ कोलंबिया। तो लोग वो भी वो कर रहे हैं कि जो मणिपुर को इन्होंने मणिपुर में इन्होंने वो मजहबों का खेल कर दिया, बिकॉज कुकीज आर क्रिश्चियंस एंड ये कुकीज जो है वो ये पूरे ड्रग एक्टिविटी में। अब आपको मैं ले जाता हूँ ब्रजेश मिश्रा वाला, जब ये ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था उधर जब बॉस्टन में, बिल्कुल। ठीक है सर, यू लिंक अप दैट। तो जो ये पूरा म्यांमार में हो रहा है, म्यांमार, वेस्टर्न म्यांमार में, वो भी बे ऑफ बंगाल की तरह जाता है। जो आपके उसमें हो रहा है, बांग्लादेश में हुआ, ठीक है ना, वो भी अब आप दोनों को इस तरीके से पूरे रीजन को, इफ आई मे एक्सप्लेन दिस ऑन यू, मैं मैप पर अगर आपको मैं दिखा दूं, ये देखो, यहां, यहां और यहां, बिल्कुल सर। ये पूरा गेम खेला जा रहा है ये जॉर्ज सोरोस का, ठीक है ना। ये जमायते इस्लामी वगैरह तो ये सब कौन सा, ठीक है। और आ, यही नहीं, एक आपको मैं बता दूं एक एविडेंस के तौर पे, एक एडवाइजर था शेख हसीना का, सम रिजवी, गौहर रिजवी, देख लीजिएगा उसका, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में मतलब उसकी एक्सपर्टीज है, वो एडवाइज करता था इसको। उसने अपनी शिक्षा, ये जितने नालायक है ना ये लंदन फंडन में वो पढ़ते हैं और कुछ अमेरिका से भी डिग्री हो रही,
पूरे शेख हसीना के एडवाइजर्स को हटाया गया, मारा गया, पीटा गया, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पर्ज किया गया, सब ठीक है ना, हाउंडेड जिसको कहते हैं वो किया गया। वो गौहर रिजवी को कुछ नहीं हुआ। कौन है गौहर रिजवी? गौहर रिजवी की जो बीवी जो है वो इटालियन है, सब मंजेला सन, और वो सोनिया गांधी की कजन। अल्लाह। खालिदा जिया के बेटे से वो जाके मिलता है, राहुल गांधी, तारिक जिया से लंदन में, ठीक है ना। तो ये जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसमें ये माफिया का, हम्म। मैं तो इसको पूरा माफिया मानता हूं, ये शहजादे और उसकी माँ को, ठीक है ना। तो इसका क्या, हाँ ये है। तो आपका क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग था, लेकिन मैंने कहा कि इसको मैं आंसर कर देता हूं। मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं इस नहीं नहीं सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर काफी कुछ समझ में आ रहा है। मोदी साहब ने वाकई ही हमारे देश का नाम कितना ऊंचा कर दिया है, कितनी रीच हमारी बढ़ गई है। व्यूअर्स, आपको हमारी चर्चा कैसी लगी? कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा ताकि उसको हम कवर कर सकें। थैंक यू सर।